नमस्कार, पोलपात में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रतिमा सिंह। आज का टॉपिक है समाजवाद और इसमें हम समाजवाद से संबंधित प्रश्नों की प्रैक्टिस करेंगे। ये प्रैक्टिस वीडियो मैं डेली अपलोड करती हूं और ये फुल कोर्स सीरीज़ चल रही है पॉलिटिकल साइंस की, जिसमें कि टीजीटी, पीजीटी, एलटी, एमपी वर्ग 1 और ऑल स्टेट एग्ज़ाम्स हैं जो टीचिंग के, ये सभी कवर हो जाएंगे। और इसमें बेसिकली मैं कर क्या रही हूँ कि कोर्स से रिलेटेड वीडियोस चैनल पर अपलोडेड हैं। आप वहाँ से नोट्स और अपना सिलेबस कंप्लीट कर सकते हैं और बाकी के जो बकाया है वो मैं कर रही हूँ अपलोड। और यहाँ एनसीईआरटी के भी क्वेश्चन मैं प्रैक्टिस कराती हूँ और प्लस होल सिलेबस की प्रैक्टिस कराती हूँ। मेरा उद्देश्य यही रहता है, कोशिश ये रहती है कि मैं प्रैक्टिस के ज़रिए ही आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट करा दूँ। जो प्रैक्टिस में एक्सप्लेन करती हूँ उसके ज़रिए आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाए, ताकि वो चीज़ें आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएंगी। क्वेश्चन के साथ जब हम एक्सप्लेनेशन देखते हैं तो वो चीज़ें ज़्यादा क्लियर होती हैं और समझ में भी आती हैं। तो वही कोशिश है। तो ये डेली वीडियोज़ में कभी एक कभी दो प्रैक्टिस का वीडियोज़ में अपलोड करती हूँ। तो आप यदि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि मेरी सारी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहें। देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन कह रहा है, समाजवाद एक ऐसे टोप की भांति है जिसे हर कोई धारण कर सकता है। ये किसने कहा? ये कथन है, कहा किसने है? कहा किसने है ये आपको बताना है। तो ऑप्शन है आपके सामने, रैमजे मेयोर, सीईएम जोड, कार्ल मार्क्स, उपर्युक्त कोई नहीं। तो सबसे पहले हम समझते हैं समाजवाद है क्या। समाजवाद क्या है? समाजवाद सरकारीकरण या राष्ट्रीयकरण। समाजवाद का मतलब क्या होता है कि सरकारीकरण, जो भी संसाधन हैं, उद्योग हैं, तो सरकारीकरण या राष्ट्रीयकरण, जो भी रिसोर्सेज हैं उनका सरकारीकरण हो जाए, इसे हम समाजवाद अगर एक वर्ड में, एक शब्द में जानना चाहें तो ये है। तो समाजवाद सरकारीकरण, समाजवाद को सरकारीकरण या राष्ट्रीयकरण के रूप में आप देख सकते हैं। और ये कथन जो है कहा है सीईएम जोड ने सीईएम जोड ने ये कथन कहा है कि समाजवाद एक टोप की भांति है जिसे हर कोई धारण कर सकता है। क्योंकि समाजवाद है क्या है, चेंज होता रहता है अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। एक विचारधारा है और ये चेंज होती रहती है, जैसा समाज की ज़रूरत होती है, नीड के अकॉर्डिंग ये अपने आप को चेंजेस, इसकी ज़रूरतें जो हैं चेंज होती रहती हैं। तो इसीलिए टोप की भांति जिसे हर कोई धारण कर सकता है, तो ये समाजवाद है। समाजवाद को बेसिकली जो अलग अलग लोग हैं, अलग अलग उसकी डिफिनेशन होती है, अलग अलग एक दृष्टिकोण होता है लोगों का। तो मतलब जो जैसा चाहे उस तरह समाजवाद को डिफाइन कर रहा है, डिफिनेशन दे रहा है अपने अकॉर्डिंग। तो ये भी मतलब निकलता है समाजवाद का कि समाजवाद को मतलब किसी एक डिफिनेशन देना बहुत मुश्किल सा लगता है। अलग अलग विचारकों ने अलग अलग डिफिनेशन और अलग अलग दृष्टिकोण से दिया है। इसलिए जो है सीईएम जोड कहते हैं कि समाजवाद ऐसे टोप की बात है जिसे हर कोई धारण कर सकता है, कि मतलब जिसके विचार थोड़ा सा चेंज हैं वो भी धारण कर सकता है, अलग विचार थोड़ा सा अलग विचार रख रहा है वो भी धारण, थोड़ा बहुत डिफरेंसेस हैं, तो वो समाजवाद को मतलब अपने अकॉर्डिंग डिफाइन करता है, अपने अकॉर्डिंग परिभाषित करता है। तो ये मेन इस जो है सेंटेंस का मतलब निकलता है। जबकि रैमजे मेयोर कहते हैं, रैमजे मेयोर कह रहे हैं कि समाजवाद एक गिरगिट की भांति है जो अपना रंग बदलता रहता है। ये क्या कहते हैं? समाजवाद एक गिरगिट की भांति है, गिरगिट की भांति है जो अपना रंग बदलता रहता है। जो डेफिनेशन है इनको याद करना मुश्किल होता है, तो इनको हमेशा किसी न किसी स्टोरी से रिलेट कर दिया जाता है, कर देना चाहिए, तब जो है ये याद हो जाती हैं। तो यहाँ जैसे रैमजे मेयोर है, मेयोर को जैसे आप मोर से थोड़ा सा इमेजिन करें कि मोर में बहुत सारे रंग होते हैं, और रैमजे मेयोर ने भी यहाँ पर रंग की बात कही है कि अपना रंग बदलता रहता है। तो आप जो है गिरगिट का रंग ले लें या मोर का रंग ले लें, गिरगिट रंग मोर, जो भी आप स्टोरी यहाँ पर रिलेट कर सकते हैं। मोर में बहुत सारे रंग होते हैं, इन्होंने भी रंग की बात कही है।
तो जहाँ पर रैमजे मोर आएगा वहाँ पर समाजवाद एक ऐसे गिरगिट की भांति है जो अपना रंग बदलता रहता है। जबकि जो जोड़ है सीएम जोड़ है, इनको हम टोप से रिलेट कर सकते हैं। टोप, जोड़ और टोप थोड़ा सा सिमिलैरिटी हो रही है, तो इसको इस इमेजिनेशन से हम यहाँ पर कर सकते हैं कि समाजवाद एक ऐसी टोप की भांति है, तो जहाँ पर टोप आता है उसको जोड़ से जोड़ दो तो वो हो जाएगा। जबकि कार्ल मार्क्स क्या कहते हैं कि धर्म एक अफीम की गोली है। धर्म क्या कहते हैं? अफीम। धर्म को इन्होंने अफीम की गोली कहा है। धर्म अफीम की गोली है, अफीम की गोली है क्योंकि ये लोगों को पंगु बना देता है और इससे जो है धर्म के आड़ में बहुत सारे लोग जो है अपना मतलब निकालते हैं, अपना मतलब उल्लू सीधा करते हैं, तो इसलिए इन्होंने धर्म अफीम की गोली बोला है कार्ल मार्क्स ने। तो ऑप्शन आपका इसमें रैमजे, ये सीईएम जोड़ ने बोला है ऐसा। सीईएम जोड़ कहते हैं कि समाजवाद एक ऐसे टोप की भांति है जिसे हर कोई धारण कर सकता है, तो ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। परायेपन का सिद्धांत किसने दिया? ऑप्शन है आपके सामने, जॉर्ज ल्यूकार्च ने, या कार्ल मार्क्स ने, या रैमजे मोर ने, या उपर्युक्त कोई नहीं। तो परायेपन का सिद्धांत किसने दिया था? परायेपन का सिद्धांत वैसे तो कार्ल मार्क्स ने दिया था, लेकिन कार्ल मार्क्स के पहले ये जॉर्ज ल्यूकार्च के नाम था। जॉर्ज ल्यूकार्च के नाम ये था। लेकिन जब कार्ल मार्क्स की पुस्तक आती है कौन सी, इकोनॉमी एंड फिलॉसफी ऑफ मैन्युस्क्रिप्ट, जब ये बुक आती है इनकी, तब लोगों को पता चलता है कि मतलब जो जॉर्ज ल्यूकार्च से पहले मार्क्स ने जो है ये इस सिद्धांत का प्रतिपादन कर चुके थे। तो ये सिद्धांत अब कार्ल मार्क्स के नाम है। परायेपन का सिद्धांत किसने दिया? कार्ल मार्क्स ने दिया है। और जॉर्ज ल्यूकार्च, अगर पूछा जाता है कि कार्ल मार्क्स से पहले जो ये सिद्धांत पहले किसके नाम था, तो जॉर्ज ल्यूकार्च के नाम था। ये भी क्वेश्चन बनता है, पूछ सकते हैं। तो और जो है रैमजे मोर क्या कहते हैं? रैमजे मोर कहते हैं कि जो है ये समाजवाद क्या है, एक गिरगिट की भांति है जो अपना रंग बदलता रहता है। ये इनका कथन है जो हमने अभी अभी देखा था। तो ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। परायेपन का सिद्धांत कार्ल मार्क्स द्वारा दिया गया है। इसके पहले जॉर्ज ल्यूकार्च जो थे उनके नाम से ये था। क्वेश्चन कह रहा है मार्क्सवाद को किसने अवैध एवं विद्रोही संतान बताया है? ऑप्शन है कार्ल पापर, लॉर्ड एक्टन, जॉर्ज ल्यूकार्च या ग्रामसी। तो ऑप्शन आपका हो जाएगा कार्ल पापर। ऑप्शन ए जो है राइट हो जाता है। कार्ल पापर ने मार्क्सवाद को जो है अवैध एवं विद्रोही संतान बोला है। इन्होंने कहा है कि मार्क्सवाद अवैध एवं विद्रोही संतान है, और क्योंकि मार्क्स के विचार काफ़ी उग्र थे, रेडिकल थे, तो उसी पर इन्होंने ये अपना बयान दिया है, स्टेटमेंट दिया है। और जबकि लॉर्ड एक्टन का कथन है मार्क्सवाद अपने युग का भ्रम है। अगर हम लॉर्ड एक्टन की बात करें तो लॉर्ड एक्टन क्या कहते हैं कि मार्क्सवाद अपने युग का भ्रम है, अपने युग का भ्रम है, ये कहते हैं लॉर्ड एक्टन। और ग्रामसी संशोधनवादी, मार्क्सवादी संशोधनवादी विचारक के, मार्क्सवादी संशोधनवादी विचारक के रूप में इनको जाना जाता है। इन्होंने मार्क्स के विचारों में संशोधन किया था, मार्क्सवाद में संशोधन किया था। और जॉर्ज ल्यूकार्च क्या हैं? जॉर्ज ल्यूकार्च के नाम पे पहले जो है परायेपन का सिद्धांत इन्हीं के नाम पर था। ऑप्शन ए सही हो जाता है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जड़ पूजा का सिद्धांत किसने दिया? ऑप्शन है मार्क्स ने, लॉर्ड एक्टन ने, हेगल ने या ल्यूकार्च ने। तो जो ये है जड़ पूजा का सिद्धांत भी मार्क्स द्वारा दिया गया है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। जबकि हेगल कहते हैं
कि राज्य पृथ्वी पर ईश्वर की शोभा यात्रा है। ईश्वर की शोभा यात्रा है, ऐसा ये लॉर्ड बोलते हैं। और जो लॉर्ड एक्टन क्या बोलते हैं कि अवैध एवं विद्रोही संतान बोला है इन्होंने। मार्क्सवाद ने हेगल से क्या लिया था? द्वंद्वात्मकता का सिद्धांत लिया था। द्वंद्वात्मकता का सिद्धांत हेगल से लिया था। और फ्यूरबैक से लिया था भौतिकवाद। भौतिकवाद किससे लिया था? भौतिकवाद लिया था फ्यूरबैक से इन्होंने भौतिकवाद लिया था। तो इन्होंने मार्क्स ने द्वंद्वात्मकता का सिद्धांत किससे लिया है? हेगल से लिया है। और जो है भौतिकवाद का सिद्धांत फ्यूरबैक से लिया है। भौतिकवाद फ्यूरबैक से लिया है और द्वंद्वात्मकता का सिद्धांत हेगल से लिया है। ल्यूकार्ज के नाम पे मार्क्स से पहले परायपद का सिद्धांत हो जाता है, जबकि लॉर्ड एक्टन कहते हैं कि मार्क्सवाद अपने जो है अवैध और विद्रोही संतान है। कार्ल पॉपर ने ऐसा बोला है और लॉर्ड एक्टन ने बोला है कि मार्क्सवाद अपने युग का भ्रम है। लॉर्ड एक्टन ने ऐसा बोला है और कार्ल पॉपर ने बोला है कि जो है अवैध संतान बोला है इसको। ऑप्शन ए आपका सही हो जाता है। जट पूजा का सिद्धांत मार्क्स के द्वारा दिया गया है। देखते हैं अगला क्वेश्चन, काल्पनिक समाजवाद के जनक कौन है? ऑप्शन है मार्क्स, ग्राम्सी, रॉबर्ट ओवन, सॉस थियोडोर। तो काल्पनिक समाजवाद के जनक आपके हो जाएंगे रॉबर्ट ओवन। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। जो है रॉबर्ट ओवन जो है काल्पनिक समाजवाद के जनक माने जाते हैं। और वैज्ञानिक समाजवाद जो है मार्क्स द्वारा दिया गया था। मार्क्स जो है वैज्ञानिक समाजवाद के जनक जो है मार्क्सवाद माने जाते हैं, जबकि ग्राम्सी जो है संशोधनवादी विचारक हैं। मार्क्सवादी संशोधनवादी विचारक हैं। और अगर हम सॉस थियोडोर की बात करें तो ये फ्रैंकफर्ट स्कूल उसके ये प्रतिपादक हैं, जनक कह सकते हैं, उसके ये प्रतिपादक हैं। तो और ग्राम्सी संशोधनवादी हैं, रॉबर्ट ओवन काल्पनिक समाजवाद के जो है जनक हो जाते हैं। ऑप्शन सी आपका सही है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है इनमें से कौन सी बात परायपन सिद्धांत के अनुसार सही नहीं है? जो परायपन के सिद्धांत के अनुसार सही नहीं है। ऑप्शन है व्यक्ति प्रकृति से कट गया है, व्यक्ति अपने आप से कट गया है, व्यक्ति संपत्ति से कट गया है, व्यक्ति समाज से कट गया है। तो देख लेते हैं कि परायपन के सिद्धांत में कहा क्या गया है। परायपन के सिद्धांत में जो है मार्क्स कहते हैं कि व्यक्ति स्वतंत्रता से व्यवस्था की ओर व्यवस्था में पहुंच गया है। स्वतंत्रता से व्यवस्था में पहुंच गया है। और आगे क्या कहते हैं, इसमें 4 प्रकार का इन्होंने दिया है कि व्यक्ति प्रकृति से कट गया है, व्यक्ति अपने आप से कट गया है, और व्यक्ति परिवार से कट गया है, व्यक्ति परिवार से कट गया है, और व्यक्ति समाज से कट गया है। तो ऑप्शन सी जो है ये अकॉर्डिंग टू परायपन के सिद्धांत ये सही नहीं है। बाकी ये तीनों सही है, प्लस चौथा ये है। चार पॉइंट इन्होंने इसमें दिए हैं कि व्यक्ति प्रकृति से कट गया है, व्यक्ति अपने आप से कट गया है, व्यक्ति परिवार से कट गया है, व्यक्ति समाज से कट गया है। अगर हम मार्क्स का दर्शन इन डेप्थ में जाके पढ़ते हैं तो कहते हैं व्यक्ति को आज़ादी होनी चाहिए कि सुबह अगर वो बकरियां चरा रहा है, दोपहर में कुछ और कर रहा है, शाम को कोई पोइट्री लिख रहा है, ये पूरा उसके जो है मूड पे डिपेंड होना चाहिए कि व्यक्ति करना क्या चाहता है। उसे कार्य करने की स्वतंत्रता होनी चाहिए, ना कि मशीनों की तरह उसको पूंजीवादी जो ये युग है इसमें वो मजदूर जाके एक ही काम एक ही जगह पर एक ही काम वो डेली करता है, वो बंध चुका है उस काम से। क्योंकि जो औद्योगिक क्रांति हुई थी तो इसमें तो यही हुआ था कि एक व्यक्ति एक ही काम को करेगा ताकि वहाँ पर उसको स्पेशलाइजेशन हो जाएगा तो वो काम
जल्दी तेज़ी से आएगा निकल करके। तो यहाँ पर परायापन के सिद्धांत में जो है इन्होंने बेसिकली उद्योगों के विरुद्ध में बातें रखी हैं और व्यक्ति की जो शोषण हो रहा है तो उसके बारे में इन्होंने बोला था। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक कदम पीछे दो कदम आगे, ये किसका कथन है? ऑप्शन है मार्क्स, स्टालिन, ट्रॉट्स्की, लेनिन। ये कथन लेनिन द्वारा दिया गया है। लेनिन महोदय ऐसा बोलते हैं कि एक कदम आगे, एक कदम पीछे और दो कदम आगे, ऐसा जो है ये इन्होंने एक प्रकार से सूत्र दिया है। और अगर हम ट्रॉट्स्की की बात करें तो इन्होंने दिया है निरंतर क्रांति का नारा दिया है, निरंतर क्रांति का नारा दिया है। स्टालिन महोदय क्या कहते हैं? एक देश में क्रांति का नारा। इन्होंने भी एक देश में क्रांति, एक देश में या समाज में कुछ भी आ जाता है, एक देश में क्रांति का नारा इन्होंने दिया था। एक देश में क्रांति का नारा दिया था और इन्होंने निरंतर क्रांति का नारा दिया था। ये दोनों लोग स्टालिन और ट्रॉट्स्की जो है इनके उत्तराधिकारी थे। किसके? लेनिन के। जब लेनिन की मृत्यु हो जाती है 1924 में इनकी मृत्यु हो जाती है लेनिन के, तो ये दोनों जो है उत्तराधिकारी इनके बनते हैं, जिसमें कि कौन जीता है? स्टालिन जीत जाते हैं। इनके बीच में थोड़ा संघर्ष होता है और स्टालिन जो है सत्ता हथियाने में कामयाब रहते हैं। तो ये होता, जबकि मार्क्स कहते हैं कि मज़दूरों का कोई देश नहीं होता है, मज़दूरों का कोई देश नहीं होता है। ये इनसे रिलेटेड संबंध है कि मज़दूरों का कोई देश नहीं होता है। ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। लेनिन एक कदम पीछे दो कदम आगे, इस सूक्त के कहने वाले लेनिन हैं। लेनिन ने किस पत्र का संपादन किया? रेनिश टाइम्स या यंग हेगेलियन या इस तरह या उपर्युक्त सभी? तो जो ये लेनिन हैं इन्होंने इस तरह, ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा, इस तरह नामक जो है पत्रिका थी इसका प्रतिपादन किया। और जो इन्होंने क्या किया था? बोलशेविक दल की ये पत्रिका निकलती थी इस तरह, इसी का इन्होंने जो है संपादन किया था। किसने किया था? लेनिन महोदय ने किया था, संपादन करते थे। और रेनिश टाइम्स जो है ये जो है हेगेलियन, जो हेगल के विचारों को प्रचार प्रसार के लिए एक पत्रिका थी। इसका संपादन कौन करते थे? पढ़ाई लिखाई करने के बाद इसका संपादन मार्क्स करते थे, कार्ल मार्क्स करते थे। यंग हेगेलियन क्या थे? यंग हेगेलियन एक संस्था है, ये संस्था है और ये भी जो है हेगल के जो विचार थे उनके प्रचार प्रसार के लिए क्या होता था कि ये संस्था जो है बनाई गई थी और इसी संस्था के द्वारा रेनिश टाइम्स पत्रिका निकाली जाती थी, जिसका संपादन जो है मार्क्स करते थे। और सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा कि इस तरह नामक पत्रिका बोलशेविक दल के द्वारा निकाली जाती थी, जिसका संपादन जो है ये लेनिन महोदय करते थे। और बोलशेविक दल लेनिन ने ही बनाया था और इसी के द्वारा इन्होंने रूसी क्रांति करके मार्क्सवाद को क्या किया था? एक व्यवहारिक रूप दिया था। यानी कि इनको इसीलिए मार्क्सवाद का व्यवहारिक जनक भी बोला जाता है। मार्क्सवाद का व्यवहारिक जनक भी बोला जाता है इनको। और ऑप्शन सी आपका सही हो जाता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। लेनिन की पुस्तक है कौन सी है? ऑप्शन है आपके सामने, स्टेट एंड रिवॉल्यूशन, प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी, मिसप्रिंट है यहाँ पर, इकोनॉमी होगा, इकोनॉमी। एंड थर्ड वन इज वैल्यू, प्राइस एंड प्रॉफिट, एंड फोर्थ इज कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो। तो जो लेनिन की पुस्तक है ये स्टेट एंड रिवॉल्यूशन, ये इनकी पुस्तक है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। जबकि प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी ये जे.एस. मिल की पुस्तक है, जे.एस. मिल,
इनकी है। वैल्यू प्राइस एंड प्रॉफिट किसकी है? मार्क्स की है, मार्क्स की पुस्तक है। और कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो ये भी मार्क्स की है, बल्कि ये बहुत ही फेमस पुस्तक है और इसको धर्म ग्रंथ बोला जाता है। अगर हम देखें तो धर्म ग्रंथ ऐसा इसको बोला जाता है। तो कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो ये मार्क्स की है, ये भी मार्क्स की है। और प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी मिल की हो जाती है। स्टेट एंड रेवोल्यूशन जो है इनकी मिल की हो जाती है। इसी पुस्तक में इन्होंने जो है राज्य पर अपने विचार दिए हैं। आगे देखते हैं क्वेश्चन कह रहा है कि राजवर्ग संघर्ष की असाध्य अभिव्यक्ति है, यह कथन किसका है? ये कथन किसका है? ऑप्शन है लेनिन का है, मार्क्स का है, स्टालिन का है, एंजल्स का है। तो ये कथन भी लेनिन द्वारा दिया गया है कि राजवर्ग संघर्ष की असाध्य अभिव्यक्ति है, और ये जो है स्टेट एंड रिवोल्यूशन जो बुक है उसी में दिया गया है। जबकि मार्क्स क्या कहते हैं? मार्क्स कहते हैं कि जो है आर्थिक परिस्थितियां ही संपूर्ण परिस्थितियों को तय करती हैं, और मजदूरों का कोई देश नहीं होता है, धर्म अफीम की गोली है, हे विश्व के मजदूरों एक हो जाओ, खोने के लिए बेड़ियां हैं और पाने के लिए संसार भरा पड़ा है। ये सारे मार्क्स से रिलेटेड कथन हैं। जबकि स्टालिन कहते हैं कि निरंतर क्रांति का स्टालिन ने एक देश में क्रांति का नारा दिया है। निरंतर क्रांति उनसे ट्राटस्की से संबंधित है। और एंजल्स जो है मार्क्स के सहयोगी थे, और ये जो कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो है इन दोनों ने मिलकर के लिखा था। बल्कि इन दोनों लोगों ने मिलकर के जो पूरा ये मार्क्स के विचार थे, जो इन दोनों के ही विचार माने जाते हैं, कहे वो जाते हैं मार्क्स के, बट उसमें एंजल का भी उतना बराबर का ही योगदान है। दोनों ने मिलकर के ही जो है ये मार्क्सवाद, ये सारी चीज़ें जो हैं एक प्रकार से ये विचारधारा को बढ़ाया, फैलाया, प्रचार प्रसार किया, और इसको एक स्ट्रक्चर दिया इसे एक। देखते हैं अगला क्वेश्चन। सर्वहारा वर्ग की विचारधारा का समर्थन किसने किया? जो सर्वहारा वर्ग की विचारधारा है इसका समर्थन कौन करता है? मार्क्स करते हैं, लेनिन करते हैं, ट्राटस्की करते हैं, या उपर्युक्त सभी करते हैं? तो जो सर्वहारा वर्ग की विचारधारा है ये लेनिन के द्वारा जो है समर्थन इसका किया जाता है। मार्क्स मानते हैं कि विचारधारा का कोई नहीं होता है, जो कुछ भी होता है ये सब वो क्या होता है कि ये जो भौतिक इसका उत्पादन के साधन यही सब कुछ होता है। समाज को जो है ये इस्टेब्लिश करने में, समाज को बनाने में, समाज का स्ट्रक्चर इसी से जो है गढ़ा जाता है, और इसी से लोग जो है आधिपत्य करते हैं, लोगों के ऊपर अधिकार चलाते हैं, शोषण करते हैं और अपनी शक्ति को बढ़ाते हैं। यानी कि पूंजीवादी व्यवस्था ही सब कुछ है, भौतिक जो चीज़ें हैं यही सब कुछ है। लेकिन मार्क्स कहते नहीं, जो सर्वहारा की जो विचारधारा है ये बहुत ज़्यादा प्रभावित करती है। विचारधारा का भी बहुत रोल होता है प्रभुत्व को अपनाने में, इन सब चीज़ों में। तो ये इन्होंने बोला कि सर्वहारा की कोई विचारधारा नहीं होती है, सर्वहारा वर्ग को भी एक विचारधारा का जो है अपनाना चाहिए। और ये क्या कहते हैं कि ये कहते हैं कि लेनिन का मानना है कि सर्वहारा वर्ग को भी एक विचारधारा का विकास करना चाहिए, जिससे ये पूंजीवादी विचारधारा उसको टक्कर दे सके। तो ये भी कहते हैं कि बुद्धिजीवियों के हाथ में इसकी बागडोर रहेगी, ताकि जो है ये सर्वहारा वर्ग जो मजदूर वर्ग है इसको प्रेरित कर सके, क्योंकि बुद्धिजीवियों के पास से इन्होंने माना है कि बुद्धि होगी तभी वो उनको डायरेक्शन और गाइड दे सकेंगे, ऐसा लेनिन का मानना है। रूसी क्रांति कब हुई? क्वेश्चन है रूसी क्रांति कब हुई? 1916 में, 1917 में, या 1918 में, या 1919 में? तो रूसी क्रांति होती है 1917 में। 1917 में जो है बोल्शेविक दल इसी दल के द्वारा जो है लेनिन क्रांति करते हैं, और जो है मार्क्सवाद को या समाजवाद को इस्टेब्लिश करते हैं। आगे देखते हैं क्वेश्चन, ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। समाजवाद पूंजीवाद की चरम अवस्था या मरणासन अवस्था है, ये कथन किसका है? तो ऑप्शन है आपके सामने लेनिन, स्टालिन, ट्राटस्की, ग्राम्सी।
तो जो है साम्राज्यवाद पूंजीवाद की चरम अवस्था है या मरणासन अवस्था कह सकते हैं। ये कथन ऑप्शन है आपका सही हो जाएगा। ये कथन जो है लेनिन ने दिया है, जबकि स्टालिन ने बोला है कि मार्क्सवाद लेनिनवाद साम्राज्यवाद एवं श्रमजीवी क्रांति के युग का मार्क्सवाद है। स्टालिन क्या कहते हैं? लेनिनवाद साम्राज्यवाद एवं साम्राज्यवाद एवं श्रमजीवी क्रांति के युग का मार्क्सवाद है, के युग का मार्क्सवाद है, ऐसा जो है स्टालिन ने बोला है। और ग्राम्सी कहते हैं कि आर्थिक परिस्थितियां ही नहीं होती सब कुछ। ग्राम्सी जो है ये संशोधन करते हैं मार्क्स के विचारों में और कहते हैं कि आर्थिक परिस्थितियां ही जो है सभी चीज़ों का निर्धारण नहीं करती, बल्कि बल बुद्धि और दूसरी चीज़ें भी वहाँ मायने रखती हैं, जो कि आधार के बहुत ही करीब होती हैं। तो ऐसा ग्राम्सी का मानना था। आगे देखते हैं। समाजवाद मूलतः एक विचारधारा है, एक सिद्धांत है, अधिसंरचना है, उपर्युक्त सभी। तो जो समाजवाद है ये क्या है? एक विचारधारा है, ये सिद्धांत नहीं है, एक ये विचारधारा है। तो ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा कि समाजवाद एक विचारधारा है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। ग्राम्सी के अनुसार आधार को मजबूती प्रदान करता है। तो ग्राम्सी के अनुसार आधार को कौन मजबूती प्रदान करता है? अधिसंरचना ऑप्शन है, बल प्रयोग मूलक अधिसंरचना, वैधता मूलक अधिसंरचना या उपर्युक्त सभी। तो ऑप्शन हो जाएगा आपका वैधता मूलक अधिसंरचना, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्योंकि इन्होंने जो है राज्य को, ग्राम्सी ने क्या किया है कि राज्य को डिवाइड किया है किसमें? आधार एवं अधिसंरचना इसमें डिवाइड किया है। और अधिसंरचना के भी इन्होंने जो है दो रूप दिए हैं। एक तो होता है बल प्रयोग मूलक अधिसंरचना, और दूसरा होता है कि वैधता मूलक अधिसंरचना, वैधता मूलक अधिसंरचना। ये इन्होंने दो भागों में डिवाइड किया है। अगेन इसको फिर डिवाइड किया है। इसमें आता है कि पुलिस और सेना आ जाता है, यानी कि बल प्रयोग है, यानी कि कौन बल प्रयोग कौन करता है? पुलिस करता है, सेना करती है। तो ये सेना आ जाता है। और इसमें ये तीन आते हैं। इसमें क्या होता है? तीन आते हैं। और यही जो है वैधता मूलक अधिसंरचना आधार के बहुत पास होती है, आधार को मजबूती प्रदान करती है। इसमें क्या आ जाता है? चर्च आ जाएगा, स्कूल आ जाएगा, परिवार आ जाएगा। अब ये देखिए क्या है ये चर्च में क्या है? चर्च में क्या है कि हमारे विचारों को ही तो परिवर्तित की, वहाँ पर चर्च में जो है हमारे विचार हमको दिए जाते हैं धर्म के, जो रिलीजन बुक के अनुसार, या जो भी वहाँ के प्रीस्ट होते हैं उनके द्वारा हमें क्या है, हमें विचार ही तो प्रदान किए जाते हैं। स्कूल में भी वही चीज़ होती है कि हमें जो है किसी खास संस्कृति या जो भी है समाज के अकॉर्डिंग हमें जो है विचार प्रदान किए जाते हैं। परिवार में भी वही चीज़ होते हैं, जो मूल्य होते हैं, कुछ वैल्यूज़ होती हैं, संस्कृतियाँ होती हैं, वो क्या होती हैं? ट्रांसफ़र की जाती हैं एक से दूसरे में। तो जो ये चीज़ें हैं, जो यहाँ पे हमारी बुद्धि का विकास होता है, विचार हमारे विकसित होते हैं, संस्कृतियाँ, मूल्य, ये सब चीज़ें आ जाती हैं। तो ये वैधता मूलक है, ये जो है आधार के बहुत करीब होता है और ये आधार को जो है मजबूती प्रदान करता है। क्योंकि जो है बल प्रयोग से कुछ नहीं होता है, जो ये हमारे विचार हैं, हमारी संस्कृति है, ये जो है बहुत ज़्यादा मायने रखती है कि हम किस चीज़ को, कहाँ पर हमारा कितना आधिपत्य है और किसके ऊपर हम अपना आधिपत्य कर रहे हैं। यानी कि डोमिनेंट, अगर डोमिनेशन की पोजीशन हो रही है तो इसमें जो है ये विचार हमारे
जो कि चर्च, स्कूल और परिवार के थ्रू हमें ट्रांसफ़र किए जाते हैं या इनके थ्रू प्रचार प्रसार किया जाता है, इनका बहुत बड़ा रोल होता है। ग्राम्सी का ये कहना है, जबकि मार्क्स कहते थे कि आर्थिक परिस्थितियाँ ही सब कुछ हैं, निर्धारण का ये सारा कुछ आर्थिक परिस्थितियाँ ही हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ऑप्शन सी आपका यहाँ पर सही हो जाता है कि जो वैधता मूलक आदि संरचना है यही आधार को मजबूती प्रदान करती है। ये आधार के करीब होती है, बहुत ज़्यादा करीब होती है, इसलिए मजबूती प्रदान करती है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। जो क्वेश्चन 16 है, परिस्थितियों के निर्धारण में बल बुद्धि विचारधारा की आवश्यकता होती है, किसका मानना है? तो ऑप्शन है मार्क्स का, लेनिन का, ग्राम्सी का, हैबरमास का। तो ये भी मानना है किसका? बल बुद्धि विचारधारा, बल बुद्धि विचारधारा, ये जो है ग्राम्सी मानते हैं। ग्राम्सी का मानना है कि जो परिस्थितियाँ होती हैं किसी समाज की, उसके निर्धारण में आर्थिक परिस्थितियाँ ही सब कुछ नहीं होती, जबकि मार्क्स का मानना था कि आर्थिक परिस्थितियाँ ही सारा जो है निर्धारण का जो है यही निर्धारण करती हैं सामाजिक परिस्थितियों का। लेकिन नहीं, ग्राम्सी कहते हैं कि बल बुद्धि विचारधारा, इसी के अकॉर्डिंग उन्होंने जो अधिसंरचना जो है समाज में क्या हुआ कि इन्होंने बोला कि एक प्रभुत्व स्थापित करने वाले, जो ग्राम्सी ने समाज पर प्रभुत्व स्थापित करने वाली संरचना का पता लगा लिया था। उन्होंने समाज को दो भागों में बांटा था, जैसा कि मैंने बताया कि आधार और अधिसंरचना, और अधिसंरचना को भी दो भागों में बांटा है, वैधता मूलक और बल प्रयोग मूलक। तो इन्होंने जो वैधता मूलक है ये काफ़ी उसके वैधता मूलक में क्या होता है, बुद्धि विचारधारा, यही सारी चीज़ें होती हैं, बल बुद्धि विचारधारा, और यही जो है परिस्थितियों के निर्धारण में इनका बहुत बड़ा रोल होता है, ऐसा ग्राम्सी का मानना है। जबकि मार्क्स मानते हैं कि नहीं, जो आर्थिक परिस्थितियाँ होती हैं वही सब कुछ होती हैं, बल बुद्धि विचारधारा ऐसा कुछ भी नहीं है, इनका कोई रोल नहीं होता है। तो ऑप्शन सी जो है आपका जो है सही हो जाएगा। मार्क्स के अकॉर्डिंग आर्थिक परिस्थितियाँ निर्धारण करती हैं, समाज के स्ट्रक्चर को आर्थिक परिस्थितियाँ निर्धारण करती हैं। और लेनिन भी जो है विचारधारा का कहते हैं, सपोर्ट करते हैं कि सर्वहारा वर्ग की विचारधारा होनी चाहिए, ऐसा लेनिन भी मानते हैं। अगर हैबरमास देखें तो हैबरमास क्या है, ये जो फ्रैंकफर्ट स्कूल था उस स्कूल के ये समर्थक हैं। चार्ल्स थियोडोर उसके जो है प्रवर्तक थे और ये उसके समर्थक हैं, हैबरमास। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि नौ मार्क्सवादियों के प्रेरणा स्रोत कौन हैं? रूसो हैं या लॉक हैं या कांट हैं या हरखाइबर हैं, कौन है? तो ये ऑप्शन है आपके, इसमें जो है रूसो हो जाएंगे। नौ मार्क्सवादियों के प्रेरणा स्रोत रूसो हैं, क्योंकि नौ मार्क्सवादी क्या कहते हैं, ये कहते हैं कि जो है जो उद्योगों से लोगों को घुटन भरी ज़िंदगी जीनी पड़ रही, धुएं में जीना पड़ रहा है उनको। और तो अगर हम रूसो को भी देखते हैं तो रूसो भी जो है इस डेवलपमेंट से, विकास में, औद्योगिक क्रांति से ये प्रसन्न नहीं थे, और ये कहते थे कि जो प्रकृति में ही सब कुछ अच्छा था, प्राकृतिक मानव अच्छा था, और तो ये प्रकृति की ओर लौटो, ये सेंटेंस जो है रूसो से ही संबंधित है कि प्रकृति की ओर लौटो। तो अगर नौ मार्क्सवादी भी यही मानते हैं कि वो प्राकृतिक जो प्रकृति है, प्रकृति के पास ज़्यादा रहना चाहते हैं, और जो औद्योगिक क्रांति है, धुएं की ज़िंदगी है, पोल्यूशन की ज़िंदगी है, ये इससे जो है इसको हटाना चाहते हैं। तो ये नौ मार्क्सवादी और रूसो में बहुत ज़्यादा सिमिलरिटी है, तो इसके प्रेरणा स्रोत रूसो ही हो जाते हैं। कांट आदर्शवादी हैं, लॉक उदारवादी हैं, और हरखाइबर जो हैं, हरखाइबर भी ये नौ मार्क्सवादियों में आते हैं, जो फ्रैंकफर्ट स्कूल है उसके समर्थक हैं। फ्रैंकफर्ट स्कूल का विकास कहाँ हुआ? फ्रैंकफर्ट स्कूल जो है ये, इसका विचार कहाँ हुआ है? जर्मनी में हुआ, अमेरिका में हुआ, इंग्लैंड में हुआ, इटली में हुआ। तो फ्रैंकफर्ट स्कूल का विचार जो है जर्मनी में होता है, और इसके जो प्रतिपादक थे वो चार्ल्स थियोडोर हैं। समर्थकों की बात करें तो हरखाइबर, मार्क्यूजे, हर्बर्ट मार्क्यूजे,
हर्बर्ट मार्क्यूजे और हैबरमास, ये सारे जो हैं हैबरमास, और जो नौ मार्क्सवादी आते हैं, यानी कि जो नौ मार्क्सवाद के समर्थक हैं, नौ मार्क्सवादी, ये सभी जो हैं इसके भी समर्थक हैं। जो फ्रैंकफर्ट स्कूल है इसके भी समर्थक हैं ये सभी। तो ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। फ्रैंकफर्ट स्कूल का विकास जो है जर्मनी में होता है। सार्स थियोडोर इसके जनक हैं, ये जनक हैं, और ये सभी जो हैं समर्थक हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 29वां क्वेश्चन कह रहा है विकासात्मक समाजवाद के प्रतिपादक कौन है। जो विकासात्मक समाजवाद है इसके प्रतिपादक कौन है? ऑप्शन है आपके सामने, जॉन स्टुअर्ट बर्नस्टाइन, या सार्स थियोडोर, या हर्बर्ट मार्क्यूजे, या ये दो बार हो गया है, चलो कोई नहीं, इसको काट ही देते हैं, 3 में ही देख लेते हैं। हर्बर्ट मार्क्यूजे, सार्स थियोडोर, या स्टुअर्ट बर्नस्टाइन। तो ऑप्शन ए सही हो जाता है। जो स्टुअर्ट बर्नस्टाइन हैं ये विकासात्मक समाजवाद के प्रतिपादक हैं। और जो विकासात्मक समाजवाद ये है क्या? ये क्रांतिकारी समाजवाद का विरोध करता है। जहाँ क्रांतिकारी समाजवाद क्रांति और हिंसा के माध्यम से पूंजीवाद को समाप्त करना चाहता है, वहीं जो है विकासात्मक समाजवाद क्रांति एवं हिंसा का विरोध करता है। सबसे पहले तो ये क्या करता है? क्रांति और हिंसा का विरोध करता है। क्रांति एवं हिंसा का विरोध करता है विकासात्मक समाजवाद। और ये सने परिवर्तन लाना चाहता है। समाजवाद जो लाना चाहता है, कैसे लाता है? संवैधानिक तरीके से, सने शांतिपूर्ण तरीके से ये जो है समाजवाद को लाना चाहता है। और इसके जो है ये क्या कहते हैं कि ये जो लोकतंत्र के द्वारा ही लाया जा सकता है, ये एक अनिवार्य शर्त मानते हैं कि लोकतंत्र के द्वारा ही समाजवाद लाया जाए। इसीलिए ये क्रांति वगैरह की विरोध करते हैं। और विकासात्मक अगर देखें तो विकासात्मक समाजवाद के जो है ये जनक हो जाते हैं स्टुअर्ट बर्नस्टाइन, और सार्स थियोडोर किसके हो जाते हैं? जो फ्रैंकफर्ट स्कूल इसके ये जनक हो जाते हैं। हर्बर्ट मार्क्यूजे समर्थक हो जाते हैं इसी के समर्थक किसके? फ्रैंकफर्ट स्कूल के जो एक ये विचारधारा थी, इसी के ये समर्थक बन जाते हैं, समर्थक हैं हर्बर्ट मार्क्यूजे। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन 20 कह रहा है कि निम्न में से कौन विकासात्मक समाजवाद का रूप नहीं है? ऑप्शन है संशोधनवाद, राज्य समाजवाद, फेबियनवाद, मार्क्सवाद। तो इसमें से कौन सा विकासात्मक समाजवाद का रूप नहीं है? क्योंकि विकासात्मक समाजवाद को जो है कई रूप में ये विकसित हुआ है। जो ये विकासात्मक समाजवाद है कई रूपों में विकसित हुआ है। तो इसमें से कौन सा नहीं है? तो ये जो मार्क्सवाद है ये नहीं होगा, क्योंकि मार्क्सवाद क्या है? क्रांति का सपोर्ट करता है, क्रांति के थ्रू समाजवाद लाना चाहता है। जबकि विकासात्मक समाजवाद और क्रांति को जो है सपोर्ट नहीं करता है, विरोध करता है, और कहता है सने समाजवाद लोकतांत्रिक तरीके से लाना है। तो ये जो है इसके रूप देख लेते हैं कौन कौन से हैं। ये संशोधनवाद हो गया, राज्य समाजवाद हो गया, या इसी को जर्मन समाजवाद भी बोलते हैं, दोनों बोलते हैं, जर्मन समाजवाद, और फेबियनवाद हो गया। फिर आगे आ जाता है लोकतांत्रिक समाजवाद, तांत्रिक समाजवाद, और अगला क्या हो जाता है? श्रमिक संघवाद। ये सब विकासात्मक समाजवाद के रूप है। विकसित जैसे जैसे ये इसका विकास हुआ है, वैसे श्रेणी समाजवाद, ये सब इसके इतने रूप हैं। कितने हैं? 6 हैं। और संशोधनवाद, राज्य समाजवाद या जर्मन समाजवाद, और फेबियनवाद, लोकतांत्रिक समाजवाद, श्रमिक समाजवाद, श्रेणी समाजवाद, ये सब इसके विकासात्मक समाजवाद के रूप हैं, जिसके जनक जो हैं जॉन स्टुअर्ट बर्नस्टाइन हैं। और इसका जो है ये सने शांतिपूर्ण तरीके से, संवैधानिक तरीके से समाजवाद लाने की बात करता है।
और अगेन हमने 20 क्वेश्चन कवर किए। मिलते हैं कुछ और क्वेश्चन के साथ। धन्यवाद।